गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का छठा पार्ट पर आधारित सेकंड वीडियो रिलीज करने जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट वीडियो में आपने देखा अम्लीय लवणीय मृदा क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, क्या इसके इफेक्ट है, लवणीय मृदा की क्या विशेषता होती है, अम्लीय मृदा की क्या विशेषता होती है और अम्लीयता किन किन कारणों से उत्पन्न होती है। तो हमने अम्लीय मृदा बनने के कारण अपन पढ़ रहे थे, उसमें दो कारणों को हमने कल डिस्कस किया था। आज हम तीसरा कारण पढ़ रहे हैं। अम्लीय मृदा बनने का कारण है कि लगातार लंबे समय तक अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा में अम्लीयता भी बढ़ती है। ज़्यादातर अपन लंबे समय तक बार बार प्रकार के केमिकलों का मृदा में उपयोग करेंगे तो मृदा की गुणवत्ता क्या हो जाती है, बदल जाती है, जिससे मृदा की सामान्य जितनी भी प्रॉपर्टी होती है बदल के क्या हो जाएगी, अम्लीय या क्षारीय लवणीय किसी भी प्रकार की हो जाती है। परंतु अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हो तो मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय। मृदा में लगातार अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, जो लगातार आप प्रयोग करोगे और फिर बाद में विलयन में ये डिजोल्वेबल होते हैं, घुलेंगे। मान लो मृदा में आपने डाल दिया तो फिर बाद में पानी डालते हैं, पानी में घुलने पर क्या करेंगे, H+ आयन प्रदान करते हैं। लगातार प्रयोग करने से H+ आयन तथा अम्लों का उत्पादन होता है, जो धनायन को प्रतिस्थापित करके अम्लीय बनाते हैं और धनायन घुलनशील यौगिक बनकर निष्कासित हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं कि मृदा में नवजात हाइड्रोजन या H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अपन देखते हैं यहाँ पे कि कुछ उर्वरकों का मृदा के साथ प्रयोग करके अपन देखते हैं तो फिर आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से उसका क्या इफेक्ट होता है। तो अपन एक एक को दो तीनों के अप्ले यहाँ पे करके आपको रिएक्शन के मैटर के माध्यम से समझाया जा रहा है किस प्रकार से विक्रिया संपन्न होगी। आप देखते हैं कि मान लो कैल्शियम युक्त क्षारीय मृदा है, कैल्शियम युक्त क्षारीय मृदा है, क्या आपको पता है मृदा में धनायन उपस्थित होते हैं, मृदा की कैल मतलब मृतिका उसकी परिणाम स्पष्ट और उस पे धनांश अधिशोषित होते हैं। तो मान लो मृदा में धनांश अधिशोषित के रूप में कैल्शियम आयन है। मान लो मृदा में आप क्या डालते हो, अमोनियम सल्फेट, क्या डालते हो, अमोनियम सल्फेट डालते हो, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करते हो, तब कैल्शियम में वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बना देता है, एक प्रकार का ठोस यौगिक हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, निष्कासन की क्रिया द्वारा मृदा से कैल्शियम हट जाएगा और पूर्ण रूप से कैल्शियम की पूर्ण रूप से मात्रा क्या हो जाएगी, मृदा में कम हो जाएगी। कि लंबे समय तक आपने अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया तो मृदा में धीरे धीरे प्रकार कैल्शियम से संबंधित जितनी भी मात्रा थी वो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और मृदा क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बेस रहित हो जाएगी। और फिर बाद में मात्रा किसको बढ़ा रहे हो, अम्लीय उर्वरक बढ़ा रहे तो मृदा धीरे धीरे क्या हो रही है, अम्लीय। तो मृदा पे अधिशोषित आयन क्या हो जाएगी, धनायन रूप में अमोनिया आ जाती है, क्या आ जाती है, अमोनिया। यहाँ पे आपको पता है कैल्शियम पे कितना साथ है, +2, मतलब मृदा पे या मृतिका पर कितना आवेश पाया जाता है, -10 के रूप में आपके अवेलेबल मान लो 2 आवेश, तो दोनों को मिलकर देने के लिए +2 आवेश। अब इस 2 को हटा के इसके स्थान पे कौन आके जुड़ रहा है, 2+ अमोनिया जुड़ रहे हैं। अमोनिया अमोनिया कितने अणु आके जुड़ रहे हैं, 2, तो 2 अमोनिया अणु को मैंने यहाँ पे जोड़ा और सल्फेट का वो हम कैल्शियम के साथ भी कैल्शियम सल्फेट का निर्माण कर लेता है। कि लंबे समय तक मृदा में अमोनियम सल्फेट डालोगे तो इस प्रकार से रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करने पर। और अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग कर रहे हो, किसका प्रयोग कर रहे हो, अमोनियम नाइट्रेट। ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। यदि अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग कर रहे हो तब भी रिएक्शन एक ही होगी और यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के स्थान में क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट का, कैल्शियम नाइट्रेट का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से विक्रिया होती है कब, जब मृदा में लगातार आपने अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया तो इस प्रकार से रिएक्शन आपको देखने पर मिलती है। और यदि अमोनियम
सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं करके यूरिया का प्रयोग कर रहे हो, किसका प्रयोग करते हो आप? यूरिया। तो यूरिया आपको पता है ये क्या है? यूरिया। आपको भी सर ऐसा यूरिया तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो यूरिया की आप संरचना बनाते हो, यूरिया की संरचना आप रिप्रेजेंट करोगे तो यूरिया की संरचना कैसे होती है जानते हैं ना? यूरिया की संरचना मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो यहीं पे कलम देखिए NH2 कितना सॉरी NH3 के रूप में दे रखा है, NH2 होता है यहाँ पे NH2 पार्टिसिपेट होगा ये NH2 कार्बोनिल ग्रुप और NH2। इस प्रकार से यूरिया की संरचना आपकी जनरेट होती है। इसको अपन शॉर्ट में CO और NH2 के रूप में लिख देते हैं यूरिया को। इधर आपके 3 प्रिंट कर लो, ठीक है ना? देखिए तब ये यूरिया था वो जल के साथ में क्या होता है? घुलनशील। जल के साथ में क्या होता है? विलय हो जाता है, घुल जाता है। तब आप देखोगे अब कितने जितने आपके हाइड्रोजन कितने यहाँ पे देख रहे हो आप, कितने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और इधर की साइड में 4 और 4 गुना 8 जाएंगे। तो पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड दिख रही होगी कि जब यूरिया को जल के साथ में घोला जाता है तो क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अमोनियम कार्बोनेट ये क्या है? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट वापस अपघटित होता है, वो अमोनिया प्लस CO2 प्लस जल में क्या हो जाता है? अपघटित टूट जाता है अमोनिया। फिर जो अमोनिया गैस निकलती है वो पुनः जल के साथ में डिसोल्वेबल होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। क्या करेगी? जो आपने अमोनिया बनी है, अमोनिया वापस जल के साथ रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2 आयनों का होता है, अमोनिया प्लस OH आयन के रूप में क्या होता है? अपघटित होता है। इस प्रकार से आप देखते हो पुनः जो अमोनियम आयन बन रखे वो ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन की उपस्थिति से रिएक्शन करके नाइट्रस अम्ल का निर्माण करते हैं। NO2 HNO2 क्या कहलाता है? आपके नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल ये नाइट्रस अम्ल बनेगा, साथ में जल के अणु मुक्त होते हैं और हाइड्रोजन गैस H+ नवजात हाइड्रोजन बनती है। जो नवजात हाइड्रोजन आपके मर्दा के साथ रिएक्शन करके डायरेक्ट मर्दा की अम्लीय प्रवृत्ति को क्या करती है? बढ़ाने का कार्य करती है। फिर जो देखते हैं आपके नवजात हाइड्रोजन कैल्शियम के साथ में रिएक्शन कर लेगी। किसके साथ में रिएक्शन करेगी? नवजात जो ये हाइड्रोजन बनी वो डायरेक्ट कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगी? कैल्शियम को वहां से हटा देगी और आपको बनेगी मद्दा के रूप में ये बन जाएगी अम्लीय मद्दा तैयार हो जाती है। और ये पुनः जो कैल्शियम हटाए ये कैल्शियम वापस इसके साथ में रिएक्शन कर लेता है नाइट्रस अम्ल के साथ में और उसका ऑक्सीडाइज आप करोगे तो आपके नाइट्रिक अम्ल बन जाता है और साइड प्रोडक्ट आपके क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। कैल्शियम फिर वापस मद्दा के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि इन्होंने आपस में क्रिया करके नाइट्रस अम्ल का निर्माण कर लिया। क्या कर दिया? नाइट्रस अम्ल का निर्माण कर दिया और कैल्शियम वापस रह जाता है तो वही कैल्शियम वापस मद्दा के साथ जुड़ जाता है, पुनः वापस नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, मद्दा अम्लीय बन जाएगी, अमोनियम कैल्शियम नाइट्रेट का निर्माण हो जाएगा। जो कि क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट एक घुलनशील जल में घुलनशील एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में घुलने के बाद में क्या न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस प्रकार से आप देखते हो लंबे समय तक उर्वरकों का प्रयोग करने पर मद्दा क्या जाती है? अम्लीय हो जाती है। पुनः एक बार मैं समझा रहा हूँ, समझना व्यवस्थित रिएक्शन को देख के कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं। सर क्या पता क्या क्या हो रहा है उससे आपको इफेक्टेड नहीं होना, बिल्कुल शांत दिमाग से समझना, व्यवस्थित समझो। इसमें कोई है नहीं, बैटरी एकदम शांत रहता है, बिल्कुल एकदम क्लियर के साथ देगी। जैसे सारी मतलब आपको पता है कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम या सोडियम आयन होते हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम आयन ले रखे हैं, सारी मतलब वो अमोनियम सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी? आपके बना देगी अमोनियम युक्त मद्दा का निर्माण बनता है।
अमोनियम युक्त मद्दा प्लस कैल्शियम सल्फेट न्यूट्रलाइज हो जाता है, या अमोनियम सल्फेट के स्थान पे आपने अमोनियम नाइट्रेट ले रखा है तो अमोनियम युक्त मद्दा प्लस कैल्शियम नाइट्रेट मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से रिएक्शन संपन्न होती है। अब पुनः आप देखोगे या इन दोनों को आपने काम में नहीं लिया, इन दोनों को काम में नहीं लिया तो आपने काम ले लिया यूरिया, तो यूरिया जल में घुलनशील है और अमोनियम कार्बोनेट बनाएंगे और अमोनियम कार्बोनेट पुनः टूटकर अमोनिया प्लस CO2 प्लस जल का निर्माण होती है और ये अमोनिया वापस जल के साथ में रिएक्शन कर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस इस आयन में टूटता है। अब मान लो आप कहोगे यहाँ पे किस प्रकार से यूरिया बनता है, आपने इसको समझाए तो इसमें H+ आयन ये बन रहे हैं ना अमोनियम आयन, इनको भी आप डायरेक्ट लेके दो आयन को साथ में रिएक्शन कराओगे तो वो क्यों रिएक्शन संपन्न होगी। जरूरी नहीं कि आप यूरिया को समझो, आपने ये रिएक्शन समझाई फिर डायरेक्ट मद्दा से दो अमोनियम आयन ले लिया और उसको ऑक्सीडाइज करो फिर बाद में आगे रिएक्शन कर लो तो भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो आराम से आप एकदम आराम शांत दिमाग से समझने का प्रयास करोगे तो ये रिएक्शन डायरेक्टली सिंपल सी है कि किस प्रकार से रिएक्शन करके कंपाउंड जनरेट होता है। तो आपने समझा कि अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से मद्दा में H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है जिससे मद्दा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिएक्शन तय रखिए। रिएक्शन को 2-3 बार आप रफ कॉपी में लिख के बार बार प्रयास करोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, इतना कोई हार्ड मैटर नहीं है। अब चौथी एप्लीकेशन देख रहे हैं आप, किस कारण से मद्दा अम्लीय बनती है तो जीवाश्म पदार्थों का क्या इफेक्ट होता है उसको अपन देख रहे हैं। चौथा पॉइंट इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए आगे देखिए चौथा पॉइंट दे रखा है जीवाश्म पदार्थों का प्रभाव के कारण मद्दा अम्लीय किस प्रकार से बनती है उस पर अपन बात कर रहे हैं। इसका जीवाश्म पदार्थ हमेशा ध्यान रखना, जीवाश्म पदार्थ की मात्रा जितनी मद्दा में अधिक होती है उतनी मद्दा की अम्लीयता बढ़ती है। तो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं जीवाश्म पदार्थ मद्दा में बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है। अर्थात डायरेक्ट शॉर्ट में जीवाश्म पदार्थ समानुपाती मद्दा अम्लीयता बढ़ेगा घटेगा तो घटेगा। तो देखते हैं इससे क्यों मद्दा में जीवाश्म पदार्थ बढ़ने से मद्दा की अम्लीयता बढ़ती है। तो आप जानते हो जितने भी प्रकार के जीवाश्म पदार्थ होते हैं वो सड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवाणु क्रिया द्वारा गठित होकर सड़ गल के फिर बाद में उससे क्या करती है CO2। तो आपने देखा भी होगा कभी कभार क्या मुंह से या कई प्रकार के जीव जंतु या पेड़ पौधे गठित होते हैं या जमीन में दब जाते हैं फिर बाद में उससे दुर्गंध आती है। क्या आती है? दुर्गंध आती है। दुर्गंध आती है उस टाइम में क्या निकलती है? CO2 निकलती है। CO2 प्लस जल वाष्प बनती है और CO2 वातावरण में मिल जाती है और जल वाष्प वैसे रहता है। अब जब मद्दा में अत्यधिक मात्रा में बनता है CO2 तथा जल वाष्प अत्यधिक मात्रा में होती है CO2 और वो जल वाष्प के साथ में मान लो क्रिया करके क्या बनाती है? कार्बोनिल अम्ल बना देती है और वही कार्बोनिल अम्ल सारी मद्दा के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम आयन को वहां से न्यूट्रलाइज करती है और वहां पे आके वो जुड़ जाती है। तो अपन देखते हैं मद्दा की डायरेक्ट कैल्शियम आयन हटने से मद्दा में H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है जिससे मद्दा क्या होती है? अम्लीय। तो डायरेक्टली आप क्या कहना कि जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ने से मद्दा में अम्लीयता बढ़ती है क्योंकि जीवाश्म पदार्थों के अपघटन से CO2 प्लस जल वाष्प बनता है जो आपस में क्रिया करके कार्बोनिल अम्ल बनाते हैं और पुनः कार्बोनिल अम्ल क्षारीय मद्दा के साथ में रिएक्शन करके मद्दा में H+ आयन की सांद्रता बढ़ाते हैं जिससे मद्दा की अम्लीयता बढ़ती है। अभिक्रिया के रूप में अपन रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस प्रकार से बढ़ती है तो उसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। देखिए कि आप जानते हो कि जीवाश्म पदार्थ हैं
जीवांश पदार्थ या जीवाश्म पदार्थ एक ही बात इसको कंटिन्यू मत होना। वो क्या होता है? अपघटन होने पर इससे क्या मुक्त होगी? CO2 गैस। क्या मुक्त होगी? CO2 गैस। CO2 गैस किसके साथ रिएक्शन करेगी? जल के साथ रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी? आपके ये तीर किसका संकेतक है? ये तीर आपको ये प्रदर्शित कर रहा है अभिक्रिया हो रही हो उत्क्रमण प्रकार की दोनों स्टेप में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। जैसा उसको कंडीशन मिलेगी उसके अनुसार वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होते रहते हैं? अदला-बदली होते रहती है। ये बना आपके कार्बोनिल अम्ल। अब ये कार्बोनिल अम्ल है वो पुनः कार्बोनिल अम्ल है वो सारी पदार्थ के साथ में रिएक्शन करेगा। कैल्शियम युक्त मृदा मतलब सारी उसके साथ में दो कार्बोनिल अम्ल रिएक्शन करते हैं तो आप देखोगे रिएक्शन करोगे H+ आयन मृदा में क्या होता है? बढ़ जाते हैं प्लस इधर की साइड में आपके कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है जो निस्सरण की क्रिया द्वारा क्या होता है? न्यूट्रलाइज जल में घुलनशील है और घुल के मृदा की निचली सतह पर चले जाते हैं और मृदा की ऊपरी परत पर किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ऊपरी परत पर मृदा में H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है जिससे मृदा क्या होती है? अम्लीय हो जाती है। दिमाग बात रहेगी। एक बार मैं पुनः इसको दोहरा रहा हूँ फिर अपने अगला बिंदु 5वां बिंदु आएगा वो आएगा सूक्ष्म जैविक क्रिया क्या होती है उनको अपन पढ़ते हैं। तो जीवांश पदार्थ का क्या इफेक्ट है? जीवांश पदार्थ मृदा में बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है अर्थात जीवाश्म पदार्थ समानुपाती मृदा की अम्लीयता इंक्रीज। ये बढ़े तो ये भी बढ़ेगी और ये घटे तो ये भी घटते हैं। क्यों? क्योंकि जीवाश्म पदार्थों का अपघटन होने पर CO2 गैस रिड्यूस होती है और CO2 गैस जल के साथ में क्रिया करके कार्बोनिल अम्ल का निर्माण करती है। किसका बनाती है? कार्बोनिल अम्ल बनाती है। और वही कार्बोनिल अम्ल सारी युक्त मृदा के साथ में रिएक्शन करते हैं। कैल्शियम युक्त मृदा के साथ में रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम वहाँ से डिस्टलाइज हो जाता है और वहाँ पे हाइड्रोजन आयन आके जुड़ जाते हैं और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है जो घुलनशील पदार्थ है। इस प्रकार से आपने देखा कि मृदा में H+ आयन की सांद्रता को इम्प्रूवमेंट होता है और मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। तो ये आपने पढ़ा जीवाश्म पदार्थ पर आधारित। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन पढ़ रहे 5वां बिंदु। देखिए 5वां बिंदु क्या दे रखा है? सूक्ष्म जैविक क्रियाएं क्या होती है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं कि सूक्ष्म जैविक क्रिया क्या होती है कि मृदा में जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीवों की संख्या जितनी अधिक होगी या उनकी रिएक्टिविटी जितनी फास्ट होगी उतनी मृदा में अम्लीयता बढ़ती है। क्योंकि आप देखते हो मृदा में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वो मृदा में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे आपने कुछ देखा होगा नाइट्रीकरण पदार्थों का अपघटन। उसी के दौरान कई प्रकार के पदार्थ जैसे नाइट्रीकरण करने से अमोनियम युक्त पदार्थ बढ़ते हैं जिसका अपघटन पुनः होता है तब आपके डायरेक्ट मृदा में H+ आयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं। या जीवाश्म पदार्थों का अपघटन होने पर डायरेक्ट CO2 बढ़ती है जो कार्बोनिल अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव मृदा में सक्रिय होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को विच्छेदन तथा नाइट्रीकरण आदि क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। जितने भी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने में या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सूक्ष्म जीवों की विशेष भूमिका रहती है। सूक्ष्म जीवों की क्रिया के फलस्वरूप अम्ल लगातार बनते रहते हैं। ये अम्ल कोलाइटिस संकीर्ण पर उपस्थित वाष्पीय को उदासीन करने का काम करते हैं। जितने भी सारी मूलक होते हैं उनको क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। अभी आपने देखा था सूक्ष्म जीवों से CO2 रिड्यूस होती है और वो कार्बोनिल अम्ल बनाती है। कार्बोनिल अम्ल पुनः सारी मृदा के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया था। अभी आपने पिछले पॉइंट में देखा था, आपको समझ में भी आया होगा। तो बार बार ऐसी क्रिया होने से धीरे धीरे मृदा में वाष्पीय मूलकों की संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है और H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है जिससे मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। अब देखते हैं पौधों पर अम्लीयता का क्या प्रभाव पड़ता है।
इफेक्ट क्या पड़ता है, ज़्यादा अम्लीयता हुई तो पौधों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या इफेक्ट होता है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये देखिए अपन बात कर रहे हैं पौधों पर मृदा अम्लीयता का क्या प्रभाव पड़ता है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन जानते हैं हर चीज अति क्या होती है, अत्याचार होती है। चाहे कोई भी हो, अति क्या होती है, अत्याचार। शक्कर भी मीठी, कितनी शक्कर मीठी होती है मगर उसको भी ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो भी क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। आप समझते हो सब, ज़्यादा मात्रा में शक्कर भी खाते हैं तो भी क्या होती है, डायबिटीज। तो इसी प्रकार से देखते हैं हर चीज ज़्यादा होती है अति, फिर बाद में उसका क्या होता है, अंत होता है, अति का अंत। तो देखते हैं ज़्यादा अम्लीयता भी पौधों पर क्या करती है, विपरीत प्रभाव उत्पन्न करना शुरू कर लेती है। तो उसमें देखते हैं आप किस प्रकार से पौधों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। तो उसमें पहले अपन पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है और दूसरा पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है, उसका पौधे किस प्रकार से इफेक्ट होते हैं इनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रभाव देखिए पौधों की जड़ों के ऊतक में एक्सप्रेस आयन की सांद्रता बढ़ जाती है जो विषैला प्रभाव उत्पन्न करती है। और आपने देखा ज़्यादा अम्लीयता होने के कारण पौधों की जड़ें पतली हो जाती है और उसका विकास क्या होता है, रुक जाता है और पौधे से जितनी आपको उम्मीदें थी उतनी आपको फसल की उत्पादन नहीं मिल पाता। कि पौधों की जड़ें कमजोर हो जाती है, उनके ऊतकों में एक्सप्रेस आयन की सांद्रता बढ़ने से ऊतक कमजोर हो जाते हैं, जड़ें पतली हो जाती है, पौधे का विकास नहीं हो पाता है और उसका एक्सप्रेस आयन का डायरेक्ट उसको क्या पड़ता है, विषैला प्रभाव एक जैव की तरह काम करेगा। दूसरा पादप झिल्ली द्वारा धनायन का पारगम्यता पर भी इफेक्ट पड़ता है। ज़्यादा आपके मृदा में अम्लीयता किसी भी प्रकार से धनायन तो आएंगे भी नहीं पौधों, तो पौधों को जो आवश्यक धनायन की आवश्यकता है वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आवश्यक पोषक तत्वों में पौधों में क्या होगी, कमी हो जाएगी और धीरे धीरे पौधों का विकास नहीं हो पाएगा। जड़ों में अम्लीयता व क्षारीयता में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब तक शरीर संतुलित अवस्था में तब तक आपके कोई किसी प्रकार की कोई देश नहीं होती, अपना शरीर भी अमल साल पे काम करता है। आपके शरीर में अम्लीयता या क्षारीयता की मात्रा किसी भी प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है, हानिकारक होती है, प्रभावित करती है। तो पौधों में सेम आप देखते हो जड़ों में ज़्यादा अम्लीयता क्षारीयता का संतुलन बिगड़ने से पौधे का विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और उससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाती है। चौथा पॉइंट दे रखा है मृदा अम्लीयता पौधों के एंजाइम परिवर्तन को प्रभावित करती है, जिससे पौधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जितनी भी प्रकार की एंजाइम रिएक्शन होती है पौधों में, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं या आपके देखें भोजन का ऑक्सीकरण है या उसमें श्वसन क्रिया है या उनकी वृद्धि है या जितने भी प्रकार के एंजाइम या हार्मोन इफेक्ट, वो पौधों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज़्यादा अम्लीयता होने पर वो क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। जैसे जेब्रेलिन है, ऑक्सिन हार्मोन है या एल्स्प्रिक्स हार्मोन है, तो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करेगा, ये प्रभावित करने का कार्य करता है। तो ये देखा आपने प्रत्यक्ष प्रभाव डायरेक्ट आपको दिखाई देंगे, डायरेक्ट अम्लीयता किस पे इफेक्ट पड़ता है। अप्रत्यक्ष प्रभाव जो उनको पता नहीं लगेगा मगर प्रभाव वो भी उत्पन्न होते हैं, उसमें देखते आप पोषक तत्वों की प्राप्ति पर प्रभाव पड़ता है। जितने भी पोषक तत्व पौधों को आवश्यकता होती है वो ज़्यादा अम्लीयता होने के कारण वो पोषक तत्व मृदा में नहीं रह पाएंगे और नहीं रहने के कारण उन पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति का इफेक्ट जरूर देखने को आपको मिलता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है। अधिक अम्लीय मृदा में एल्यूमिनियम आयन, मैग्नीज आयन या फेरस आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किन आयनों की सांद्रता बढ़ती है, इनकी आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। एल्यूमिनियम आयन, मैग्नीज, फेरस, इन आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। ज़्यादा सांद्रता बढ़ने के कारण पौधों में क्या करेंगे, विषैला उत्पन्न प्रभाव करते हैं। आप भी देखते हो ज़्यादा चीज़ आप भी खा लेते, मान लो ज़्यादा आपको भी घी खिलाए तो फिर आप कहोगे मतलब घी से आपको जरूर एनर्जी मिलती, बॉडी मिलती है, परंतु आपको कहते हैं 1 लीटर घी खाओ भी खड़े खड़े, तो आप खा सकते हैं क्या, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा हर चीज अत्याचार होती है और ऐसे ऐसे ये भी पौधों के लिए आवश्यक है, परंतु उस मात्रा में कम मात्रा में आवश्यकता होती है और अधिक मात्रा में ये भी होगी कि पौधों क्या करेंगे, जहरीले प्रभाव उत्पन्न करना शुरू कर लेते हैं, आप देखते भी। और जितने भी प्रकार की मृदा सूक्ष्म जैविक क्रिया होती है वो भी प्रभावित होती है। जितने भी प्रकार की मृदा में सूक्ष्म जैविक पौधों के लिए लाभदायक मित्रवत का कार्य करते हैं और उनकी संख्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज़्यादा अम्लीयता होने के कारण प्रभावित हो जाएगी। कई प्रकार के सूक्ष्म जीव ज़्यादा अम्लीयता होने के कारण मर जाते हैं, जिससे पौधों पर उसका क्या पड़ता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट प्रभाव देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट आप देख रहे हो
अप्रत्यक्ष प्रभाव में पौधों में अनेकों प्रकार के अम्लीयता होने के कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कई प्रकार के ज़्यादा अम्लीयता होने के कारण उनमें क्या हो जाएंगे, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोगों को समाधान करने के लिए फिर बाद में उसमें सार मिलाओ, वो मिलाओ, अलग अलग प्रकार के रूप डालो। फिर ऐसे करने से अच्छा उसमें पहले से अम्लीयता क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। 5वां पॉइंट ये दे रखा है, मृदा अम्लीयता बढ़ती है जिससे मृदा में कैल्शियम एवं धनायन की मात्रा में कमी हो जाती है। और आप जानते हो पौधों के लिए कैल्शियम एवं पोटेशियम कितने महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हो। आपने बायोलॉजी वाले चैप्टर में भी देखा होगा और इसमें भी देखते हैं। और अपनी बॉडी भी कैल्शियम तथा इसी बेस पर कार्य करती है। और इन तत्वों की मान लो मृदा में कमी हो जाती है तो क्या पौधों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव तो पड़ता ही है और पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये था अम्लीयता का पौधों पर क्या इफेक्ट हो सकता है। अब मान लो अम्लीयता बढ़ गई है, वो तो क्या ढेर सारा बढ़ गई है, आपने ज़्यादा लंबे समय तक उर्वरकों का प्रयोग किया है या किसी भी कारण से मान लो मृदा में अम्लीयता बढ़ गई है, तो अम्लीयता बढ़ गई है तो उसको किस प्रकार से अपन कम कर सकते हैं, कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसको अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो आपने देखा, जो आपको मैटर ऑब्टेन करवाया उसको व्यवस्थित घर बैठ के एक बार पढ़िए, नोट्स बनाइए और समझने का प्रयास कीजिए। जो मैटर आपको समझना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछिए ताकि उसको अपन समस्या का समाधान करके आपके लिए व्यवस्थित रूप से मैटर ऑब्टेन करवाया जा सके। अब आपको ने काफ़ी बच्चे ने अभी तक मैटर को देख ही नहीं रहे या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सबसे पहले यही काम करें कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई का महत्व देते हुए अपने पढ़ाई का लाभ उठाएं। जितना भी काम हो रहा है आपके लिए किया जा रहा है, आप उसको गंभीरतापूर्वक लें और पढ़ाई का ध्यान रखें ताकि आपकी समय पे किसी भी प्रकार की समस्या सामने ही नहीं हो। समय पे सारा काम होंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ती है। इस प्रकार से आज का वीडियो लेक्चर रहा है, देख रहे होगे आप शांतिपूर्वक से और अपना काम करोगे। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम पे ध्यान दें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।